हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एमपीसीजे एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए हम लोग वन लाइनर सॉल्व कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो साथियों इसमें मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं साथियों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वन लाइनर, ये पार्ट थर्ड नंबर आज इसका हम सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट थर्ड की अगर हम बात करते हैं साथियों तो पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड ऑलरेडी मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे कंडक्ट करा रखा है और आज जो हम कराने वाले हैं साथियों आपको पार्ट थर्ड कराने वाले हैं। साथ साथ ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मैं शेयर करने वाला हूं कि साथियों आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को ना देखा हो तो आप उसको जरूर देखिएगा। ये सभी के सभी कंटेंट को मैंने करा दिया है और एक स्पेशल बातें मैं आपको इस कंटेंट के बारे में बताना चाहता हूं। साथियों ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलने वाला है, मींस कि दोनों लैंग्वेजेस में मिलने वाला है, हिंदी लैंग्वेज में भी, साथ साथ आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट मैंने ऑलरेडी करा रखा है। आज का जो मेरा टॉपिक है साथियों यहां से कराना है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर हम बात करते हैं कि क्या सोर्सेस हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो साथियों अगर हम सोर्सेस की बात करते हैं तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना करके अपने इसी यूट्यूब चैनल पे डाला है, जो इसमें कि सिर्फ और सिर्फ हम सोर्सेस की बात किए हैं और वो भी पीपीटी के माध्यम से मैंने बात किया है कि कहां कहां से किस किस चीजों को अडॉप्ट किया गया है। अगर आपने उसको नहीं ऑब्जर्व किया होगा तो डेफिनेटली आप ऑब्जर्व करिएगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सोर्सेस के नाम से मिलेगा। अब आइए पार्ट थर्ड की हम स्टार्टिंग करते हैं और पार्ट थर्ड में देखिए क्या कह रहा है। पार्ट थर्ड की अगर हम बात करते हैं साथियों तो सबसे पहले हमको इंग्लिश में यहां पर देखने के लिए मिल रहा है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हम सोर्सेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो सोर्सेस में पूछा जा रहा है वो आयरलैंड के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है आयरलैंड से हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या अडॉप्ट किया है, क्या हमने वहां से लेने का काम किया है। तो साथियों आप सभी लोगों को पता है कि जब जब हम सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और खास करके आयरलैंड के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हमको वहां से पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम लोग डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट नंबर 4 में भी जानते हैं, जिसको कि हम लोग आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 के भी नाम से जानते हैं। इसी चीज को हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट करने का काम किया है। जब जब आयरलैंड की बात आएगी साथियों तब तब हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एट दैट टाइम याद आना चाहिए हमारे माइंड में कि नहीं, अगर आयरलैंड आ रहा है तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक का मटेरियल हमको देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि किस पार्ट के अंतर्गत आपको ये प्रोवाइड किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो साथियों ये जो आपको दिया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट नंबर 4 के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ आप यहां पे यूएसए को देखिए, यूएसए से हम लोगों ने क्या अडॉप्ट किया है। अगर हम सिंपली आप लोगों से पूछें एज अ लॉ स्टूडेंट कि आप ये बताइए कि यूएसए से क्या हमने अडॉप्ट किया है, तो साथियों ये चीज आप सभी लोगों को पता है। जब जब हम यूएसए की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट के पावर को हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही अडॉप्ट करने का काम किया गया है। जो जुडिशियल प्रोसेस है हमारा ये भी हमने अमेरिका से ही कहीं ना कहीं अडॉप्ट करने का काम किया गया है। तो इन सभी चीजों को मैंने अलग से भी बताया है और यहां पे भी बताने का काम कर रहा हूं। अब आइए हिंदी वाले कंटेंट को देखिए और हिंदी वाले कंटेंट में देखिए आपके लिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान किसकी बात कर रहा है। यहां पे फिर आप इस वन लाइनर को देखिए और ये वन लाइनर आपसे कुछ ना कुछ कहना चाहता है, कुछ ना कुछ आपको बताना चाहता है। ये कहना चाहता है कि आप मुझे आज पढ़ लेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में मैं आपका भला करने वाला हूं। क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय संविधान विश्व के दूसरे संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा एवं अद्वितीय संविधान होने का गौरव रखता है। आप सभी लोगों को पता है साथियों कि हमारे जो भारत का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं, यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और कैसा संविधान है साथियों? यह विश्व का सबसे बड़ा तो संविधान है ही है, साथ साथ ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हाथों से लिखा गया है और ऑलरेडी मैंने ये सभी की सभी चीजें मैंने आपके सामने शेयर करने का काम किया है। आगे देखिए साथियों यहां पे वन लाइनर आपके लिए क्या कह रहा है। वन लाइनर नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान अमेरिका, कनाडा, आयरिश, ऑस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड के संविधान की प्रकृति कहा जाता है। ये जो नेचर की बात की जा रही है, जो हमने अमेरिका के बारे में भी देखा, कनाडा के बारे में देखा, हमने
आयरिश के बारे में देखा, आयरिश से भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया, ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं, तो यहां पे उनके नेचर को हमें देखने के लिए मिलता है। हम अब जब हम अपने संविधान को देखते हैं तो इनके यहाँ का जो भी मटेरियल था, जो भी ये कंटेंट अपने संविधान में डाले थे, जो अच्छे अच्छे चीजें थी, उनके अच्छी अच्छी चीजों को हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करने का काम किया है, उसको रिपील, उसको हटाने का काम नहीं किया है। क्योंकि जब हम सिर्फ और सिर्फ कहीं पे भी जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं, तो हमको लोग यही सिखाते हैं कि उनकी अच्छी आदतों को आप अडॉप्ट करें, उनकी बुरी आदतों को हमें अडॉप्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये सभी चीजों को अडॉप्ट किया, तो जो इसमें गलत चीजें थे उनको हम लोगों ने क्या किया, उसको हम लोगों ने कहीं ना कहीं हटाने का भी काम किया। तो जो हमारे लिए अच्छा था, जो हमारे देश के लिए फिट बैठ रहा था, उस चीज को हम लोगों ने यहां से अडॉप्ट करने का काम किया। अब धीरे धीरे हमारा एक स्ट्रक्चर यहां पे आपके सामने दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जिसमें कह रहा है भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए थे। आपको यह पॉइंट सबसे ज्यादा जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन एक्ट की बात करते हैं, और कब का, 1935 का, तो सबसे ज्यादा अगर हमने प्रोविजंस को अडॉप्ट किए हैं तो इसी से किए हैं। और भारत सरकार अधिनियम 1919 से भी हम लोगों ने कुछ प्रोविजंस को अडॉप्ट करने का काम किया है। लेकिन अगर मेजरली आपसे बात किया जाए कि सबसे ज्यादा हम लोगों ने चीजें किस एक्ट से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, तो साथियों यही भारत सरकार अधिनियम 1935 का है, और इसी से चीजों को हम लोगों ने सबसे ज्यादा अडॉप्ट करने का काम किया है। नेक्स्ट अगर हम वन लाइनर की बात करते हैं, हम आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डेंस में ही चीजें यहां पे बताने का काम कर रहे हैं, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में कंटेंट आए और आप कंटेंट का नस्ते नाबूद करके आपको आना है। कर है भारतीय संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। यह बात आप सभी लोगों को पता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जब जब हम बात करेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो यही कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो मूल स्रोत होता है वो सिर्फ और सिर्फ भारत की ही जनता होगी, फॉरेन की जनता नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ कहां की जनता होगी, जो मूल स्रोत होगा वो क्या होगा, वो भारत की जनता होगी। और ये बात यहां पे आपको जानने के लिए जरूरत है, क्योंकि जब आपसे रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो इस टाइप के, इस नेचर के क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछ सकता है। साथ ही साथ यहां पे आप नेक्स्ट वन लाइनर को देखिए, कह रहे संविधान सभा में साम्यवादी दलों का प्रतिनिधित्व नहीं था। यहां पे जो निगेटिव टर्मिनोलॉजी में चीजें बताई जा रही थी, नहीं था, तो इसको आपको ज्यादातर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल, वो क्वेश्चन पूछने का ही ट्रेंड बदल गया है। अब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो निगेटिव टर्मिनोलॉजीज में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं, और जब जब आपसे निगेटिव टर्म में क्वेश्चन पूछेगा तब तब मैं आपको दोस्तों कहूंगा, तब आपको सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि निगेटिव जो होता है हमारा नंबर खाने के लिए ही आता है, और हमें अपने नंबर को बचा करके रखना है, मार्क्स एक एक कलेक्ट करना है, हमें एक एक मार्क्स गंवाना नहीं है। इसीलिए इन सभी फैक्ट्स को आपको जानने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के लोग एक संविधान, भारत के लोगों के लिए एक संविधान होना चाहिए। यह मांग सर्वप्रथम स्वराज पार्टी 1934 में उठाई गई थी। यह बात सबसे पहले कब उठाई गई थी कि अगर हम भारत के लोग हैं, भारत में हैं, तो हमारे लिए भी भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। और इस बात को कब उठाया गया, तो साथियों अगर आप देखेंगे कि इस बात को कब उठाया गया, तो 1934 में इस बात को किसके द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं, सर्वप्रथम स्वराज पार्टी नाम था, और स्वराज पार्टी के इनाम से 1934 में इसकी मांग को उठाया गया। और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। अब आ गए सर आइवर जेनिंग्स साहब। सर आइवर जेनिंग्स साहब का क्या मानना था? सर आइवर जेनिंग्स साहब का क्वेश्चन आप देखेंगे तो बार बार आपसे रिपीट करके पूछने का काम करता है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि भारत का संविधान, जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान की अगर हम बात करते हैं तो सर आइवर जेनिंग्स साहब जो थे, इन्होंने कहा था कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसने कहा था? पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसने कहा था? 4 ऑप्शंस दे देगा, बी.आर. अम्बेडकर साहब को दे देगा, एम.एन. रॉय साहब को दे देगा, और राजेंद्र प्रसाद को दे देगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को, और साथ ही साथ आइवर जेनिंग्स को भी दे देगा। तो आपको इसी टाइप के ऑप्शंस को चूज करने की आवश्यकता है, तब आप जानेंगे जब आप इस चीजों को, इस फैक्ट को, आप इस वन लाइनर को आप पढ़े रहेंगे। साथ ही साथ आप यहां पर देखिए नेक्स्ट आपके सामने वन लाइनर आ रहा है, और ये नेक्स्ट वन लाइनर आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? तो ये जो नेक्स्ट वन लाइनर आपसे कह रहा है कि
भारतीय संविधान को सर आइवर जेनिंग ने वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है। किसने कहा है? तो साथियों, ये वकीलों का स्वर्ग जो कहने का काम किया है, ये सर आइवर जेनिंग्स के साहब के द्वारा ही कहा गया है। क्योंकि यह भ्रम एवं विवाद को जन्म देता है। जो ये बातें कही गई हैं, ये एज यूजुअल बातें आपको जानने की आवश्यकता है, ये बातें आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि एज यूजुअल ये बातें सर आइवर जेनिंग्स साहब के द्वारा कहा गया है। और जो बातें उनके द्वारा कही गई हैं, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर फादर्स के द्वारा कहा गया है, एज यूजुअल उनकी बातों को हमें जानने की आवश्यकता होती है और एज यूजुअल हमें आंसर में भी लिखने की, कोट करने की, एज अ कोटेशन के तौर पे हमें इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट यहां पर देखिए साथियों, नेक्स्ट वन लाइनर में कह रहा है कि भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा निम्नलिखित है। अगर हम आधारभूत ढांचे की बात करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं साथियों, आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के भी जजमेंट को पढ़ा होगा, जहां पे 6:7 के रेशियो में आपको जजमेंट भी देखने के लिए मिलता है केशवानंदा भारती साहब का। जब हम केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की बात करते हैं साथियों, तो वहां पे हमें बेसिक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। वो बेसिक स्ट्रक्चर जो पूरे के पूरे पार्लियामेंट को हिला करके रखने का काम किया है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसका जजमेंट पारित किया तो पार्लियामेंट घबरा गई कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, किसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। साहब आप हमें प्लीज ये भी बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट ने कहा कि साहब आप हमें ये भी तो बता दीजिए कि किस पॉइंट को, किस फैक्ट को, किस सर्कमस्टांसेस में हम कहेंगे कि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस समय पावरफुल, अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहता था और पावरफुल दिखाते हुए कहना चाहता था कि जब जब जरूरत पड़ेगा तब तब मैं बताऊंगा कि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। और आप पार्लियामेंट भाई साहब बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस समय पावरफुल अपने आप को दिखाया। वही चीज यहां पे आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा निम्नलिखित है। अगर हम आधारभूत ढांचे की बात करते हैं तो प्रभुत्व संपन्न राज्य की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों? आधारभूत ढांचा के अंतर्गत प्रभुत्व संपन्न राज्य आएगा। जो हमारा स्टेट है प्रभुत्व संपन्न है, किसी दूसरे देश से नहीं पूछने जाता है कि मैं यहां पे समझौता करने जा रहा हूं, क्या मैं करूं या ना करूं, स्वयं डिसीजन लेता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हमारा मूलभूत ढांचा है, ये हमारा आधारभूत ढांचा है। लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमारे जो राष्ट्रपति साहब हैं वो किसी खानदान से नहीं आते हैं, वो चुने जाते हैं और जो चुना जा रहा है वही हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य है। आपको ये चीजें देखने के लिए मिलता है। हमको प्रियम्बल में पूरा का पूरा दर्शन देखने के लिए मिलता है। अगर हम आधारभूत ढांचे की बात करते हैं, हमें यहाँ पे समाजवादी देखने के लिए मिलता है, पंथ निरपेक्ष देखने के लिए मिल रहा है, नागरिकों के मौलिक अधिकार को भी देखने के लिए मिल रहा है और ये सभी के सभी कहीं ना कहीं हमारे आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आ रहे हैं। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं साथियों, तो मौलिक अधिकार आपको पता है कि कहां पर दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट नंबर 3 के अंतर्गत आपको पूरा का पूरा मौलिक अधिकार, पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं कि किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल के बीच में आपको ये चीजें प्रोवाइड कर रखी है, तो साथियों आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के बीच में हमारे पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स हमको देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपके फंडामेंटल राइट का किसी भी तरह से कोई भी कर्टेल कर रहा है, एज वेल प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर, तो आप सीधे आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी जाकर के रिट इशू करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं जानना चाहते हैं तो भी आपके पास रेमेडी है। आप आर्टिकल नंबर 226 का इस्तेमाल करेंगे और आर्टिकल नंबर 226 का इस्तेमाल करते हुए आप कहां जा सकते हैं? सीधे अपने स्टेट के हाई कोर्ट में जाकर के वहां पे भी क्या कर सकते हैं? आपके पास रिट इशू कराने की पावर है, आप रिट को इशू करा सकते हैं। तो सोच सकते हैं कि नागरिकों के लिए इतना बड़ा मौलिक अधिकार प्रोवाइड किया गया है और शुरुआत में ही प्रोवाइड कर दिया गया है, पार्ट 3 में ही प्रोवाइड कर दिया गया है। पूरा का पूरा आप आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के पूरा का पूरा सीन यहां पर देखेंगे। अगर हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज 12 से 35 के अंतर्गत हमारा दे रखा है। तो इन सभी चीजों को आपको जानने की आवश्यकता होती है। कल्याणकारी राज्य की हम स्थापना की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा पूरा का पूरा पार्ट 4 आता है, जिसमें हम डीपीएसपी की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात करते हैं। जब जब हमारा राज्य कोई भी काम करेगा तो हमारे क्या करेगा? हमारे कल्याण को देखेगा, अपने देश के जनता के कल्याण के बारे में सोचेगा।
और सभी चीजों को उसी के अकॉर्डेंस में करने का काम करेगा। साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय। जब हम न्याय की बात करते हैं साथियों, तो न्याय हमारे पास किस नेचर का न्याय होना चाहिए? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की अगर हम स्थापना की बात करते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल की बात की अगर हम स्थापना की बात करते हैं, तो उसमें इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या होना चाहिए? हमारे पास जो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अगर हम न्याय की कल्पना करते हैं, और ये दर्शन हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल में भी हमको ये चीजें देखने के लिए मिलता है। सामाजिक की बात करते हैं, आर्थिक की बात करते हैं तथा राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। न्याय इसी प्रकार का होता है और इसी प्रकार का आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा। इसमें से कोई ना कोई एक टॉपिक यहां से मिस करेगा, या तो सामाजिक को मिस करेगा, या तो आर्थिक को करेगा, या तो राजनीतिक को करेगा, या जिसको भी वो कर सकता है। साथ ही साथ आप न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करते हैं, जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। और साथियों, ये जो जुडिशियल रिव्यू वाला टॉपिक आपको देखने के लिए मिल रहा है, जब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 13 में पहुंचेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 13 में ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा। वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स आपको देखने के लिए मिलेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर आपको देखने के लिए मिलेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर के बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा, और जुडिशियल रिव्यू भी आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ कर रहे हैं न्यायिक पुनर्विलोकन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आदि के बारे में भी हमको बताता है। तो ये सभी के सभी कहीं ना कहीं हमारे मूलभूत ढांचा के ही अंतर्गत ये सभी के सभी चीजों को शामिल करने का काम किया गया है। अब यहां पर देखिए प्रोफेसर केसी वेयरे के बारे में दे रहा है। और साथियों, प्रोफेसर केसी वेयरे की अगर हम बात बता दें, तो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोफेसर केसी वेयरे साहब, कि इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ना पूछे तो कॉन्स्टिट्यूशन लगता है पूरा ही नहीं हुआ है। कर रहा है प्रोफेसर, यहां पे वेयरे बस लिखा है, लेकिन इनका जो पूरा नाम है प्रोफेसर केसी वेयरे साहब नाम है। प्रोफेसर केसी वेयरे के मतानुसार भारतीय संविधान एक अर्ध संघीय क्वासी फेडरल संविधान है। इन्होंने कहा है कि जो भारत का संविधान है एक क्वासी फेडरल संविधान है। और इस पॉइंट को एज यूजुअल आपको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह के फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन में आपसे फ्रीक्वेंटली आस्क किए जाते हैं। और जब जब ऐसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, तब तब आप गलती करके आते हैं। लेकिन आज के बाद से आपको इस टाइप की गलती बिल्कुल भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे वन लाइनर को देखेंगे। नेक्स्ट वन लाइनर क्या है? तो अब यहाँ पे जेनिंग्स साहब आ गए। जब हमारे सामने प्रोफेसर केसी वेयरे साहब आते हैं, जब आइवर जेनिंग्स साहब आते हैं, इनका पूरा नाम नहीं दिया है यहाँ पे, लेकिन इनका जो पूरा नाम है वो आइवर जेनिंग्स साहब के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। ऐसा भी बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे तो सिर्फ जेनिंग्स ही दिया था, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन में गए तो वहां पे आइवर जेनिंग्स दे दिया था, तो हम कंफ्यूज हो गए एट दैट टाइम कि जेनिंग्स मारे कि आइवर जेनिंग्स मारे। तो दोनों नामों को मैंने आपके सामने बताने का काम किया। तो डॉक्टर आइवर जेनिंग्स के मतानुसार भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसका केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। मींस कि इनका मानना है कि जो सारा का सारा पावर है, वो सारा का सारा पावर किसके पास है? वो सारा का सारा पावर सेंट्रल के पास है। ये किसका मानना है? तो सर आइवर जेनिंग्स का ये मानना था, और ये इनकी अवधारणा थी। साथ ही साथ आप ऑस्टिन साहब को देखेंगे, ग्लेनविन ऑस्टिन साहब को देखेंगे, और ये ऑस्टिन साहब, या फिर हम केसी वेयरे की बात करते हैं, या आइवर जेनिंग्स की बात करते हैं, ये सभी लोग हमको कहीं ना कहीं हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत भी मिलने का काम करते हैं। तो ऑस्टिन के मतानुसार भारतीय संविधान एक सहकारी परिसंघीय संविधान है। ये ऑस्टिन साहब का मानना है। इस टाइप के हमसे कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन बार बार हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और हमें कोटेशन लर्न करने की साथियों बिल्कुल भी आवश्यकता होती है। प्रोफेसर एलेक्जेंड्रोविच ने इस दृष्टिकोण का विरोध किया है कि भारतीय परिसंघात्मक राज्य है। इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि यह परिसंघात्मक राज्य है, उसका उन्होंने क्या किया है? विरोध करने का काम किया है। अब देखिए आ गए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अब क्या कहते हैं? जिन्होंने संविधान को बनाया है, जो शिल्पी हैं हमारे भारत के संविधान के, इन्होंने अब क्या कहा? अब इनकी बातों को सुनिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मतानुसार भारत का संविधान समय और परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक अथवा संघात्मक हो सकता है।
बहुत ही बेहतरीन बातें बाबा साहब के द्वारा कहा गया था। और बाबा साहब के द्वारा जो भी बातें कही गई हैं साथियों, ये लिखी हुई पत्थर की लकीर है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार आपको देखने के लिए मिलता है। और ये जो कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, ये सभी के सभी कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको तैयार करके रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब जब कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछेगा तब तब आपको वो फंसाने का काम करेगा, आपके नंबर को लूज कराने का काम करेगा। अरे नॉर्मल क्वेश्चन तो हर एक स्टूडेंट कर लेता है, कभी टफ क्वेश्चन करने का कोशिश तो आप करिए, फिर देखिए आपके समझने का, आपका आंसर पाने का, आपको नंबर पाने का अलग ही मजा होगा। भारतीय संविधान की पूरी या प्रियम्बल, पूरा का पूरा यहाँ पे प्रस्तावना आप देख सकते हैं। और ये प्रस्तावना आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है, कुछ नहीं कहना चाहता है साथियों, बहुत कुछ कहना चाहता है। आपको याद भी होना चाहिए, वी, हम, भारत के लोग, किसकी बात कर रहा है? भारत के लोगों की बात कर रहा था। अभी हमने कहां पे पढ़ा है? अभी जब हम एमसीक्यू कर रहे थे तो कह रहा था कि भारत के ही जनता भारत के क्या हैं? भारत का स्रोत हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी कैसा बनाना चाहते हैं? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अभी आप लोगों ने पढ़ा है, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इन सभी चीजों को दिलाने की बात कौन करता है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल कहता है। किसकी बात करता है? अगर हम बात करते हैं न्याय की बात करते हैं तो किस टाइप का न्याय हो? तो साथियों हमारे पास जो न्याय की बात की जा रही है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इस प्रकार का न्याय हमारे पास होना चाहिए। साथ ही साथ आप देखिए, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भी होनी हमारे पास ही होनी चाहिए और अवसर की समता भी हमारे पास होनी चाहिए। अगर सरकारी जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी निकल रही है तो हर एक कैंडिडेट के लिए उसके एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे होना चाहिए और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एतत् द्वारा सर्वसम्मति से, कैसे? एक लोगों की सम्मति से नहीं, सर्वसम्मति से संविधान क्या करते हैं? संविधान को अंगीकृत, यहां पर देखिए कहां गया, संविधान को विक्रम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह पूरा का पूरा साथियों आपका प्रियम्बल है और आपके प्रियम्बल से ऐसा हो ना सके कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ना बनता हो, आपके एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन ना पूछता हो। तो इस प्रियम्बल को आपको मेमोराइज करके रखना है, इसके एक एक वर्ड को आपको पढ़ने की आवश्यकता है, एक एक वर्ड में एक एक दर्शन छुपा हुआ है, क्योंकि संविधान क्या है, क्या कहना चाहता है, क्या क्या चीजें आपके लिए प्रेजेंट करना चाहता है, क्या आपको दिखाना चाहता है, किस ऊंचाई तक आपको लेके जाना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, जिसको कि हम लोगों ने एज अ प्रियम्बल के तौर पे इसको बना दिया, यही सारी की सारी बातें यहाँ पे कर रहा है। तो इसको आपको जानने की आवश्यकता है और यहां से आपसे यह भी पूछेगा कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो हाँ साथियों, बिल्कुल धूमधाम से प्रस्तावना के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रस्तावना में आज तक कितने बार संशोधन किया गया। तो आप सभी लोगों को यह भी फैक्ट पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आज तक प्रस्तावना के अंतर्गत संशोधन किया गया है और संशोधन करके उसमें वर्ड्स को ऐड करने का काम किया गया है। साथ ही साथ यहां पर देखिए, प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से हुई है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बाय द टाइमिंग आपसे पूछ सकता है कि प्रस्तावना का जो प्रारंभ है वो कहां से हुआ है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से प्रस्तावना की शुरुआत हो गई है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यह भी बात आपको एज अ फैक्ट के तौर पे, एज अ सोर्सेस के तौर पे आपको ये जानने की साथियों आवश्यकता है। तो इस टाइप के हर एक फैक्ट्स को, हर एक चीजों को मैं आपके सामने बताने का, आपको समझाने का काम कर रहा हूं। जो चीजें आपने अभी के अभी हिंदी में पढ़ने का काम किया साथियों, वही सेम यहाँ पे पूरे के पूरे कंटेंट को आप यहाँ पे इंग्लिश में देखने का काम कर रहे हैं। फंडामेंटल अमेंडमेंट राइट्स के बारे में आप लोगों ने देखा, अब देख लीजिए इंग्लिश में कि
कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या लिया। तो साथियों आप सभी लोगों के पास ये बात जानकारी है कि हमारे पास लिस्ट हमको दे रखा है। हमारे पास शेड्यूल नंबर 7 के अंतर्गत जब हम जाएंगे तो हमारे पास 3 प्रकार के लिस्ट हमको दे रखा है। तो उसी लिस्ट के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। और मेनली अगर हम ऑस्ट्रेलिया की देखते हैं तो कंकरेंट लिस्ट को ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में हमको देखने के लिए हमने ये चीज यहां से ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट करने का काम किया है। अगर हम यही कनाडा की बात करते हैं कि कनाडा से हम लोगों ने क्या लिया है, तो साथियों आप सभी लोगों को पता है कि कनाडा से हमने फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करने का काम किया है। साथ ही साथ यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर आपने देख लिया, एडवाइजरी ओपिनियंस को हम लोगों ने देख लिया, सुप्रीम कोर्ट और सिंगल सिटीजनशिप्स के बारे में हम लोगों ने कहीं ना कहीं कनाडा से हमने इसको अडॉप्ट करने का काम किया। यूएसएसआर की बात कर रहा है, यूएसएसआर जिसको कि अब हम लोग रशिया के नाम से जानते हैं, यह बहुत बड़ा हुआ करता था यूएसएसआर, अब इसका नाम ही बदल दिया गया। इसमें कई देशों को बना दिया गया, जिससे जहां से हम लोगों ने क्या लिया है, हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है। और साथियों ये ड्यूटीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हमारे राइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी तरह से पार्ट 4 कैपिटल ए के अंतर्गत हमारे लिए ड्यूटीज भी उतना ही इंपॉर्टेंट होती हैं। और एक एक ड्यूटी से एक एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में फ्रेम किया जा सकता है, इसलिए आपको ड्यूटीज को भी जानने की आवश्यकता होती है। और बार बार जब आपसे ये क्वेश्चन बने कि ड्यूटीज कहां से लिया गया है, तब आपके जेहन में 4 वर्ड्स याद आना चाहिए कि यूएसएसआर से ही हम लोगों ने क्या लिया है, हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज को अडॉप्ट करने का काम किया है। अगर हम यूके की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोगों ने कहां से अडॉप्ट किया है, तो साथियों हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसको भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं यूके के कॉन्सेप्ट से ही अडॉप्ट करने का काम किया गया है। प्रेसिडेंट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, ये सभी के सभी ये बातें आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा भारत का राष्ट्रपति होता है, जो हमारे देश का प्रथम व्यक्ति होता है, वही क्या होता है, वही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। हम सेंट्रल लेवल पे अगर कोई भी वर्क करते हैं साथियों, कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी चीज अगर एक देश से दूसरे देश से खरीदते हैं, तो वो किसके नाम से किया जाता है, वो पीएम के नाम से नहीं किया जाता है, वो सीएम के नाम से नहीं किया जाता है, वो उपराष्ट्रपति के नाम से नहीं किया जाता है, वो किया जाता है तो किसके नाम से किया जाता है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से ही किया जाता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हम करते हैं एक देश से रिलेटेड दूसरे देश में, तो वो सभी का सभी काम किसके नाम से किया जाता है, तो इसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से किया जाता है। साथियों आगे देखिए, अगर हम फ्रांस की बात करते हैं, द रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोगों ने फ्रांस से कहीं ना कहीं अडॉप्ट करने का काम किया है। अब आप देखिए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा है कि क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, किस किस पार्ट्स के बारे में हमको जानने की आवश्यकता होती है। पार्ट फर्स्ट को आप देखेंगे तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात करता है। आप सिंपली याद कर लीजिए, ये नॉर्मल चीजें हैं। जब आपके सामने रेंज को एनालिसिस किया जाता है तो रेंज में आपको काफी सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं, और जब आपके सामने रेंज को अगर आप समझ जाते हैं कि ये चीज इस पोर्शन के अंतर्गत हमारे लिए प्रोवाइड कर रखा है, तो वहां पे आप पहुंच जाते हैं और वहां का पूरा कंटेंट आप अडॉप्ट कर लेते हैं। सिंपली हमारे तरफ देखिए और याद करने का कोशिश करिए। पार्ट फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात करता है। सबसे पहले बता दिया कि भैया भारत ये है, भारत का पूरा राज्य क्षेत्र ये है। दूसरी बात सबसे ज्यादा, अगर भारत ये है, भारत का राज्य क्षेत्र ये है, तो भारत में रहेगा कौन, तो पार्ट 2 के अंतर्गत हमको सिटीजनशिप के बारे में बता दिया कि भैया ये क्या है, भारत के नागरिक है, ये जब से रह रहे हैं भारत में, ये जन्म हुआ भारत में, इनके माता पिता भारत में रह रहे हैं। सिटीजनशिप के बारे में हमको आर्टिकल नंबर 2 के अंतर्गत बता दिया गया। सेम एज यूजुअल इसी तरह से अगर हम नागरिक हैं, हमें पता चल गया कि हाँ ये भारत की पूरी टेरिटरी है, पता भी चल गया कि ये भारत के ये रहने वाले लोग हैं, ये नागरिक हैं। भैया नागरिक हैं तो हमारे नागरिक के साथ किसी ना किसी भी प्रकार का कोई भी असंगत कार्य तो भी किया जा सकता है, हमारे अधिकारों को भी तो छीना जा सकता है। तो इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 3 प्रोवाइड किया गया, और सबसे बड़ा अधिकार दिया गया हमारे लिए, फंडामेंटल राइट्स हमको प्रोवाइड किया गया, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के बीच में हमको देखने के लिए मिलता है। और इसमें हर एक प्रकार के राइट्स को आपको देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 4 आ जाता है। तो भाई अधिकार मिल गया, तो अब मान लीजिए कि अधिकार मिल गया, सरकार बन गई, तो अब सरकार अगर बन गई तो सरकार आपके ही बिहाफ पे काम करेगी, आपके लिए ही काम करेगी। ऐसा नहीं कि सरकार बन गया और सरकार एरोगेंट हो गया, जो उसका मन करे वो करेगा, ऐसा नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 4 प्रोवाइड किया गया, और उस पार्ट 4 में हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बताई गई, जो कि आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक में हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक इसी तरह से अभी हमने ड्यूटीज की बात की है, फंडामेंटल
राइट्स की आप लोगों ने बात की थी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी होता है, जहां जहां आपके राइट्स होंगे वहां वहां आपके ड्यूटीज भी होंगे। तो पार्ट नंबर 4 कैपिटल ए के अंतर्गत आपको फंडामेंटल ड्यूटीज भी देखने के लिए मिलता है। और आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 51 ए के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद से पूरा का पूरा आपका द यूनियन आ जाता है। कहां पे आ जाता है? जब पार्ट 5 को हम ऑब्जर्व करते हैं साथियों, तो पार्ट 5 में पूरा का पूरा आपका यूनियन आ जाता है, जिसमें एग्जीक्यूटिव की हम बात करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, हम संसद की बात करते हैं, हम पार्लियामेंट की बात करते हैं। हर एक चीज की बात हम यहां पे करने का काम करते हैं, जैसे कि यहां पे पूरा का पूरा बाइफरकेट करके आपके सामने रखने का काम किया गया है। द एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, द यूनियन जुडिशरी एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हमको यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। तो साथियों यह था पूरा का पूरा सेशन जो कि मैं पार्ट नंबर 3 में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं साथियों। और रेंज एनालिसिस की बात करते हैं साथियों, तो रेंज एनालिसिस मैंने ऑलरेडी अपने एक सेशन में करा दिया है। पूरा का पूरा 35 से 40 मिनट में मैंने पूरा का पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक एक करके रेंज एनालिसिस ही कराया है। आपने अगर उसको नहीं देखा तो आप डेफिनेटली देखिएगा, आपका पूरा का पूरा रेंज आपको समझ में आ जाएगा। अब हम कल जो करेंगे साथियों वो पार्ट नंबर हम 4 करेंगे। तो साथियों ये था आपके पूरा का पूरा एमपी सीजे को हटाने का, एमपी सीजे को नस्ते नाबूद करने का, ये पूरी की पूरी हमारी रणनीति है और इसी रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं। साथियों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, ये आप ही लोगों का चैनल है, आप ही लोगों के लिए मैं यहाँ पे इतना मेहनत करता हूँ, आप ही लोगों को चीजें समझाने का काम करता हूँ। जिस तरह से हो सके साम दाम दंड भेद, जिस तरह से समझाने का काम हो सके उस तरह से मैं चीजों को आपके सामने रखने का और समझाने का काम करता हूँ। बस आप लोगों से छोटी सी ये गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करिएगा। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से एक एक पार्ट करके एमसीक्यू सेशन हो सकता है, वन लाइनर सेशन हो सकता है, जो चीज आप कहेंगे वो चीजें मैं कराने के लिए सदैव तत्पर हूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।